क्या कभी आपने सोचा है कि एक 55 साल की बेहद खूबसूरत, अमीर और रहस्यमयी रूसी औरत एक 25 साल के मामूली गरीब लड़के के सामने पैसों से भरा सूटकेस रखकर ये क्यों कहेगी कि आज से तुम मेरे पति हो? ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक और प्यार से भरी दास्तान की शुरुआत थी जिसने दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोगों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहां हर कदम पर मौत का साया था और हर सांस में बेपनाह इश्क। और सबसे बड़ा सस्पेंस तो ये था कि उस औरत का एक असली पति पहले से मौजूद था, फिर भी उसने इस गरीब लड़के को क्यों चुना? आइए इस रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया में चलते हैं। शिमला की वो सर्द रात थी। बर्फबारी इतनी तेज थी कि मानो आसमान जमीन से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। शहर के सबसे महंगे हेरिटेज होटल के एक कोने में खड़ा 25 साल का आर्यन अपनी थकान छुपाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन एक बेहद हैंडसम, लंबी कदकाठी और गहरी भूरी आंखों वाला लड़का, जिसकी किस्मत ने उसे इस आलीशान होटल में एक मामूली वेटर बनाकर रख दिया था। उसके कंधों पर अपने परिवार का भारी कर्ज और बीमार मां के इलाज की जिम्मेदारी थी। वो बस किसी तरह अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी में खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो थी नताशा। उम्र 55 साल, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी 20 साल की लड़की उसके आगे फीकी पड़ जाए। उसकी नीली आंखें किसी गहरे समंदर जैसी थीं, जिनमें ना जाने कितने राज दफन थे। उसने एक बेहद कीमती सफेद फर वाला कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, लेकिन उसकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी कि आर्यन उसे देखे बिना रह नहीं पाया। अचानक नताशा की नजरें नीचे आर्यन से टकराईं। उन दोनों की नजरों का वो पहला मिलन ऐसा था जैसे वक्त कुछ पलों के लिए ठहर गया हो। नताशा ने अपने मैनेजर को कुछ इशारा किया और अगले ही पल आर्यन को प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलाया गया। आर्यन धड़कते दिल के साथ उस आलीशान कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और महंगी वाइन की खुशबू फैली हुई थी। नताशा सोफे पर बैठी थी। उसकी नीली आंखों ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। बिना कोई फालतू बात किए नताशा ने टेबल पर रखा एक भारी सूटकेस खोला। उसमें 500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। ये पूरे 5 करोड़ रुपए थे। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये 5 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं आर्यन? नताशा की आवाज में एक अजीब सा जादू और भारीपन था। उसकी हिंदी टूटी फूटी लेकिन बेहद प्यारी थी। और इसके बदले में तुम्हें एक काम करना होगा। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, जी मुझे क्या करना होगा? किसी को मारना है क्या? नताशा के होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो अपनी जगह से उठी, धीरे धीरे चलते हुए आर्यन के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी महंगी परफ्यूम की खुशबू आर्यन की सांसों में घुलने लगी। नताशा ने अपनी ठंडी और कोमल उंगलियां आर्यन के गाल पर रखी और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोली, नहीं, तुम्हें मेरा पति बनना होगा, आज से और अभी से। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पति? लेकिन मैम, आपकी उम्र, मेरा मतलब है हमारी उम्र में बहुत फासला है। और सबसे बड़ी बात, मैंने सुना है कि आप शादीशुदा हैं। आपके पति विक्टर, जो रूस के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तो कल ही यहां आने वाले हैं। फिर आप मुझसे ये कैसा मजाक कर रही हैं? नताशा की आंखों में अचानक एक खौफ और दर्द का साया उभर आया। वो आर्यन से थोड़ा दूर हटी और खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देखने लगी। विक्टर मेरा पति नहीं, मेरा कातिल है आर्यन। नताशा की आवाज कांप रही थी। मेरे पिता रूस के एक बहुत बड़े रईस थे। उन्होंने अपनी सारी वसीयत मेरे नाम की थी, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि अगर मैं मानसिक रूप से बीमार हो गई या मेरी मौत हो गई तो सब कुछ विक्टर का हो जाएगा। पिछले 10 सालों से विक्टर मुझे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे रोज ऐसे इंजेक्शन देता है जिससे मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। वो मुझे मारना चाहता है। मेरे पिता की वसीयत में एक आखिरी रास्ता था। अगर मैं किसी भारतीय नागरिक से भारतीय कानून के तहत शादी कर लूं और अपनी सारी दौलत उसके नाम कर दूं, तो विक्टर का मुझ पर कोई कानूनी हक नहीं रहेगा। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिसकी आंखों में लालच न हो, बल्कि सच्चाई हो। मैंने तुम्हें पिछले 1 महीने से इस होटल में काम करते देखा है। तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दूं। आर्यन अवाक रह गया। एक तरफ 5 करोड़ रुपए थे जिससे उसकी मां की जान बच सकती थी, और दूसरी तरफ मौत का खेल। लेकिन नताशा की उन भीगी हुई नीली आंखों में कुछ ऐसा था जिसने आर्यन के दिल के किसी कोने को छू लिया था। उसने हामी भर दी। अगले कुछ दिन किसी सपने जैसे थे। नताशा ने आर्यन की पूरी दुनिया बदल दी। अब वो वेटर नहीं, बल्कि नताशा का पति और एक अरबपति इंसान बन चुका था। दोनों ने गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली।
अब उन्हें दुनिया के सामने और खास तौर पर विक्टर के सामने एक सच्चा प्रेमी जोड़ा होने का नाटक करना था। लेकिन ये नाटक कब हकीकत में बदलने लगा, उन्हें खुद नहीं पता चला। एक रात शिमला में भयानक बर्फीला तूफान आया। हीटर खराब हो चुका था और कमरे में कड़ाके की ठंड थी। नताशा ठंड से कांप रही थी। आर्यन से उसकी ये हालत नहीं देखी गई। वो नताशा के पास गया और उसने एक बड़ा सा कंबल दोनों के ऊपर डाल दिया। नताशा झिझकी, लेकिन आर्यन ने बेहद नरमी से उसके कांपते हुए हाथों को अपने गर्म हाथों में ले लिया। डरिए मत, मैं बस आपको गर्माहट दे रहा हूं। आर्यन की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। नताशा ने पहली बार आर्यन को इतने करीब से देखा। उस जवान लड़के की आंखों में कोई हवस नहीं थी, बस एक गहरी फिक्र थी। नताशा, जिसने सालों से सिर्फ विक्टर का जुल्म सहा था, पहली बार किसी मर्द के इतने करीब आकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। आर्यन की सांसों की गर्माहट नताशा के चेहरे पर पड़ रही थी। नताशा का दिल, जो बरसों पहले धड़कना भूल चुका था, आज एक 25 साल के लड़के के स्पर्श से जोरों से धड़क रहा था। आर्यन की नजरें नताशा के कांपते गुलाबी होठों से होती हुई उसकी नीली आंखों तक गईं। उम्र का फासला जैसे उस सर्द रात में कहीं पिघल गया था। आर्यन ने अपना हाथ नताशा के बालों में फेरा और उसकी उलझी लटों को कान के पीछे कर दिया। नताशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के सीने पर अपना सिर रख दिया। उस रात दोनों के बीच कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन उनके दिलों की खामोशी ने एक बहुत बड़ी प्रेम कहानी की नींव रखती थी। नताशा को एहसास होने लगा था कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस लड़के की मासूमियत और इसके प्यार के लिए भी जीना चाहती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब बर्फ की सफेद चादर पर सूरज की किरणें पड़ी, तो होटल के बाहर एक काले रंग की महंगी लिमुजीन आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक लंबा खूंखार दिखने वाला आदमी बाहर निकला। वो था विक्टर, नताशा का असली पति और उसकी मौत का सौदागर। विक्टर सीधा प्रेसिडेंशियल स्वीट की तरफ बढ़ा। दरवाजा जोर से खुला। अंदर का नजारा देखकर विक्टर की आंखों में खून उतर आया। नताशा और आर्यन बैल्कनी में खड़े थे। आर्यन ने नताशा को पीछे से अपनी बाहों में घेरा हुआ था और नताशा उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जो विक्टर ने सालों से नहीं देखी थी। नताशा! विक्टर की भारी और खौफनाक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। नताशा डर के मारे कांप गई और उसने आर्यन का हाथ कस के पकड़ लिया। विक्टर ने अपनी कोट की जेब से एक चमचमाती हुई बंदूक निकाली और उसका रुख सीधा आर्यन के सीने की तरफ कर दिया। ये सड़क छाप कुत्ता कौन है? दहाड़ा। तुम्हें लगा तुम मुझसे बच जाओगी। आज मैं इस लड़के के सीने में गोलियां उतारूंगा और तुम्हें वापस उसी पागल खाने में डालूंगा जहां से तुम आई हो। आर्यन के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उसने नताशा को अपने पीछे किया जैसे कोई ढाल बन गया हो। आर्यन की आंखों में एक ऐसा गुस्सा और ऐसा प्यार था जो अब किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। बंदूक नीचे रख विक्टर, आर्यन ने अपनी भारी आवाज में कहा। जिस औरत पर बंदूक तान रहे हो वो अब तुम्हारी कोई नहीं है। वो मेरी पत्नी है, मेरी नताशा है, और अगर उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं वो कर गुजरूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्टर एक भयानक हंसी हंसा। उसने बंदूक का ट्रिगर खींचने के लिए अपनी उंगली पीछे की। कमरे में एक भयानक सन्नाटा था जो केवल विक्टर की बंदूक के ट्रिगर दबने की आवाज से टूटा। धाएं! एक जोरदार आवाज से पूरा प्रेसिडेंशियल स्वीट गूंज उठा, लेकिन गोली आर्यन के सीने में नहीं बल्कि उनके पीछे कांच की बड़ी सी खिड़की पर जा लगी, जिससे कांच के अनगिनत टुकड़े बर्फ की तरह पूरे कमरे में बिखर गए। ऐन मौके पर आर्यन ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए पास रखी भारी ओक की मेज को अपने पैर से जोर से विक्टर की तरफ धकेल दिया था। मेज के टकराते ही विक्टर का निशाना चूक गया। इससे पहले कि विक्टर खुद को संभाल पाता, 25 साल के जवान और मजबूत आर्यन ने एक शेर की तरह उस पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच एक खौफनाक हाथापाई शुरू हो गई। विक्टर उम्र में बड़ा था, लेकिन उसका शरीर ताकतवर था। उसने आर्यन को धक्का देकर दोबारा बंदूक उठानी चाहिए, लेकिन आर्यन के अंदर जैसे उस वक्त दुनिया की सारी ताकत आ गई थी, वो ताकत जो सिर्फ सच्चे प्यार और अपनी मोहब्बत को बचाने की जिद से आती है। आर्यन ने एक जोरदार मुक्का विक्टर के चेहरे पर जड़ा, जिससे उसके हाथ से बंदूक छिटक कर दूर जा गिरी। तभी कमरे के बाहर से विक्टर के भारी भरकम बॉडीगार्ड्स के दौड़ते हुए आने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आर्यन समझ गया कि अब यहां रुकना मौत को दावत देना है।
उसने पलक झपकते ही जमीन पर गिरी नताशा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, भागो नताशा, हमें यहां से निकलना होगा। दोनों होटल के पिछले दरवाजे से होते हुए शिमला के घने देवदार के जंगलों की तरफ भाग निकले। बाहर बर्फीला तूफान थम चुका था, लेकिन जमीन पर घुटनों तक बर्फ जमी थी। विक्टर के गुंडे हाथों में टॉर्च और बंदूकें लिए उनके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे। रात का अंधेरा और बर्फ की सफेदी एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। नताशा के पैरों में भारी जूते नहीं थे। वो दौड़ते दौड़ते थक कर हाँफने लगी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और उसके पैर बर्फ में सुन्न पड़ चुके थे। जब नताशा लड़खड़ाकर गिरने लगी तो आर्यन ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। आर्यन, मुझे छोड़ दो, वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम अपनी जान बचाओ, नताशा ने रोते हुए आर्यन के सीने से लगकर कहा। मरते दम तक नहीं। आर्यन की सांसें भी तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक चट्टान जैसा विश्वास था। मैंने 7 फेरे लिए हैं आपके साथ। मेरी जान चली जाए, लेकिन आप पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। आर्यन नताशा को बाहों में लिए उस बर्फीले जंगल में तब तक दौड़ता रहा जब तक कि गुंडों की आवाजें बहुत पीछे नहीं छूट गईं। जंगल के बीचों बीच उन्हें लकड़हारों की एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। आर्यन ने दरवाजा खोला और नताशा को अंदर ले गया। उसने दरवाजे पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा लगाकर उसे अंदर से बंद कर दिया। झोपड़ी के अंदर घुप अंधेरा और हड्डियों को कपा देने वाली ठंड थी। आर्यन ने किसी तरह वहां सूखी लकड़ियां ढूंढी और अपनी जेब में रखे लाइटर से एक छोटी सी आग जलाई। आग की हल्की सुनहरी रोशनी में नताशा ने देखा कि आर्यन के कंधे से खून रिस रहा था। हाथापाई के दौरान शायद कोई कांच का टुकड़ा उसे गहराई तक लग गया था। नताशा का दिल दर्द से तड़प उठा। उसने अपनी परवाह किए बिना अपनी कीमती सिल्क की ड्रेस का एक हिस्सा फाड़ा और आर्यन के करीब आकर उसके घाव को साफ करने लगी। तुम पागल हो आर्यन, एक अनजान औरत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। नताशा की नीली आंखों से आंसू छलककर आर्यन के हाथ पर गिरे। आर्यन ने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और नताशा के आंसू पोंछ दिए। आप अनजान नहीं हैं नताशा, आप मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी हैं। उस पल उस वीरान झोपड़ी में आग की गर्माहट के बीच उम्र का वो 30 साल का फासला हमेशा के लिए राख बन गया। नताशा ने आर्यन की आंखों में देखा। उन आंखों में कोई शर्त नहीं थी, कोई लालच नहीं था, बस बेपनाह और गहरा इश्क था। आर्यन के हाथों ने बहुत ही नरमी से नताशा के चेहरे को थाम लिया। नताशा के गुलाबी कांपते होठों पर आर्यन की गर्म सांसें पड़ने लगीं। वो 55 साल की औरत जिसने सालों से सिर्फ क्रूरता झेली थी, आज एक 25 साल के लड़के की छुअन से पिघल रही थी। आर्यन ने नताशा के माथे को चूमा, फिर उसकी बंद आंखों को, और अंत में उसने नताशा को अपनी बाहों में कस लिया। नताशा ने भी अपनी सारी हिचकिचाहट, अपने सारे डर भूलकर खुद को पूरी तरह से आर्यन के हवाले कर दिया। उस सर्द रात में जब बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी, अंदर उन दोनों ने एक दूसरे की रूह को छू लिया था। उनके दिलों की धड़कनें एक हो चुकी थीं। रोमांस सिर्फ जिस्मों का नहीं था, बल्कि ये 2 टूटे हुए दिलों के जुड़ने की एक बेहद पवित्र और गहरी दास्तान थी, जहां आर्यन नताशा की ढाल बन गया था और नताशा उसकी जिंदगी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ ही झोपड़ी के बाहर भारी कदमों की आहटें सुनाई दी। किसी ने दरवाजे को जोर से लात मारी। लकड़ी का लट्ठा टूट गया और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। सामने विक्टर खड़ा था, जिसकी आंखों में शैतानी चमक और हाथ में एक लोडेड गन थी। उसके पीछे उसके 10 हथियारबंद गुंडे थे। तो यहां छुपकर सुहागरात मनाई जा रही है, विक्टर ने एक घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा और बंदूक का निशाना सीधा आर्यन के सर पर साध लिया। बहुत खेल लिया तुम दोनों ने, अब मरने का वक्त आ गया है। लेकिन इस बार नताशा डरी नहीं। उसने आर्यन को पीछे धकेला और खुद बंदूक के आगे आकर सीना तान कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक शेरनी जैसी दहाड़ थी। गोली चलानी है तो मुझ पर चला विक्टर, लेकिन अगर मेरे पति को खरोच भी आई तो मैं तेरी रूह को भी चैन नहीं लेने दूंगी। विक्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ठीक है, पहले तू ही मर। उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। लेकिन इससे पहले कि गोली चलती, पूरे जंगल में पुलिस के सायरन की तेज आवाजें गूंज उठीं। झोंपड़ी को चारों तरफ से दर्जनों पुलिस वालों ने घेर लिया था। शिमला पुलिस के चीफ खुद अपनी गन ताने दरवाजे पर खड़े थे। हथियार नीचे डाल दो विक्टर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, पुलिस चीफ ने चिल्लाकर कहा। विक्टर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को यहां का पता कैसे चला। तब आर्यन ने नताशा के कंधे पर हाथ रखा और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ आगे आया। तुम्हें क्या लगा विक्टर, मैं सिर्फ एक सीधा साधा वेटर हूं? आर्यन ने कहा।
तुमसे शादी करने के तुरंत बाद ही मैंने हमारी शादी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, नताशा के वो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स जो तुम उसे पागल साबित करने के लिए बना रहे थे, और तुम्हारी सारी धमकियों के सबूत इंडियन पुलिस और रशियन एम्बेसी को मेल कर दिए थे। नताशा अब भारतीय नागरिक की पत्नी है और भारत का कानून अपनी बेटियों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। विक्टर के हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। पुलिस ने तुरंत अंदर आकर विक्टर और उसके गुंडों को हथकड़ियां पहना दी। विक्टर को हत्या की कोशिश और धोखाधड़ी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां उसे अब अपनी बची हुई जिंदगी रूस की सबसे खतरनाक जेल में काटनी थी। पुलिस के जाते ही जंगल में एक शांत खूबसूरत सन्नाटा छा गया। सुबह का सूरज बर्फ से ढके पहाड़ों पर चमक रहा था। नताशा अब पूरी तरह से आजाद थी। उसके पिता की सारी दौलत अब सुरक्षित थी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दौलत उसके सामने खड़ी थी, आर्यन। नताशा दौड़कर आर्यन के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ये डर के आंसू नहीं, बल्कि आजादी और खुशी के आंसू थे। आर्यन ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों में किस करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। कुछ महीनों बाद मुंबई के एक आलीशान घर की बालकनी में आर्यन और नताशा खड़े थे। आर्यन की मां का इलाज हो चुका था और वे पूरी तरह स्वस्थ थीं। नताशा ने भारतीय लिबास, एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी निखर रही थी। आर्यन ने पीछे से नताशा की कमर में हाथ डाला और अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। समंदर की ठंडी हवा नताशा के बालों को उड़ा रही थी। पता है आर्यन, नताशा ने आर्यन के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, लोग कहते थे कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सच तो ये है कि मेरी जिंदगी उस रात शुरू हुई जब एक 25 साल के लड़के ने मुझसे कहा था कि वो मुझे ठंड नहीं लगने देगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए नताशा के गाल को चूम लिया। दोस्तों, प्यार उम्र, भाषा या सरहदों का मोहताज नहीं होता। जब दो रूहें आपस में जुड़ने का फैसला कर लें तो पूरी कायनात उन्हें मिलाने में लग जाती है। 55 साल की एक टूटी हुई रूसी औरत और 25 साल के एक गरीब भारतीय लड़के की ये कहानी हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गई थी कि सच्चा इश्क कभी नहीं हारता।